हेलो दोस्तों, आज हम एक कठोर पिता का फैसला कहानी पढ़ेंगे। कुलभूषण जी बिजली विभाग में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ और उनके माँ बाबूजी एवं बड़े भाई के साथ रहती थी। बेटा राहुल और रोहित बड़े थे और बेटी सुधा सबसे छोटी थी। सभी गांव के स्कूल में पढ़ते थे। बच्चे थोड़ा बड़े हुए तो कुलभूषण जी को लगा कि गांव में बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ बनारस लाने का फैसला किया। घर में इस फैसले का काफ़ी विरोध हुआ। माँ बाबूजी की दलील थी कि यहाँ गांव में इतनी बड़ी हवेली है और यहाँ शहर में 2 कमरे का मकान, यहाँ कोठियाँ अनाजों से भरी हैं और वहाँ आधा किलो दालें खरीद कर छोटे छोटे डब्बों में रखोगे। परिवार साथ रहेगा तो खर्चा भी ज़्यादा होगा और फिर लोग क्या कहेंगे। उस समय अपने परिवार को अपने साथ शहर में रखना बुरा माना जाता था, परंतु कुलभूषण जी को ये समझ आ गई थी कि गांव में बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। घर वालों एवं आस पड़ोस के बुजुर्गों के लाख विरोध के बावजूद कुलभूषण जी नहीं माने। बच्चों को उच्च शिक्षा एवं अच्छे संस्कार मिले, इस उम्मीद से तीनों बच्चों का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवाया। पत्नी राधा ने घर का मोर्चा संभाला। दिन भर घर का काम एवं बच्चों में ही उनकी दुनिया सिमट कर रह गई। कुलभूषण जी दफ्तर से वापस आकर बच्चों को पढ़ाते, फिर सभी अपने हिस्से की मेहनत कर रहे थे। समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। राहुल और रोहित नौकरी करने लगे, उनकी शादी भी हो गई। छोटी बेटी सुधा की शादी भी एक खानदानी रईस परिवार में तय हुई। सभी बहुत खुश थे। कुलभूषण एवं राधा जी की ये आखिरी जिम्मेदारी बची थी। सोचा रिटायरमेंट के बाद बच्चों के साथ आराम से जीवन बिताएंगे। बेटी की शादी हो गई। दूसरे दिन पग फेरे की रस्म के लिए मायके आई। चौथे दिन पति अमित उसे आने वाला था। सुधा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कभी छत पर जाती, कभी बालकनी से झांकती। उसकी खुशियाँ छुपाई नहीं छुप रही थी। उसके इस हाल को देखकर भाभियाँ भी मन बंद मुस्कुरा रही थी। समय बीतने लगा और सुधा की बेचैनी बढ़ने लगी। तभी घर के सभी लोग बैठक में इकट्ठा होने लगे। सभी के चेहरे पर मायूसी थी। बड़ी भाभी खुद को रोक नहीं पाई। सुधा से लिपट कर फक फक कर रोने लगी। सुधा को समझते देर न लगी कि कुछ अनहोनी हो गई है, पर जो उसके साथ हुआ था उसकी कल्पना भी नहीं की थी। आते समय अमित की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर उसे लगा उसकी दुनिया तो बचने से पहले ही उजड़ गई। बदहाश होकर देर तक माँ से लपट कर सिसकती रही, मानो जीने की तमन्ना ही जाती रही। कुछ दिन मायके में रहने का फैसला किया। सच तो ये था कि ससुराल वालों ने भी वापस ले जाने का कुछ खास प्रयास नहीं किया। थोड़े दिनों के बाद सुधा ने ससुराल जाने का फैसला किया। अमित के साथ बिताए उन सुखद पलों को फिर से जीना चाहती थी। हर उस चीज को छूकर महसूस करना चाहती थी जिसका ताल्लुक अमित से था। बोझिला पलकों के साथ ससुराल पहुंची। एक तो अमित की यादें, ऊपर से ससुराल वालों का रूखा व्यवहार उसे बेहताश परेशान कर रहे थे। लिहाजा पिता के घर वापिस लौटने का फैसला किया। माता पिता ने गले से लगा लिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर भाभीियों को सुधा का वहां रहना अखरने लगा। भाभीियों ने भी सुधा का साथ नहीं दिया, लिहाजा रोज रोज गिटपिट होने लगी। एक दिन सुबह सुबह राधा और कुलभूषण जी ने चाय का प्याला उठाया ही था। बड़े बेटे ने ऊंची आवाज में कहा, पिताजी आप अब बंटवारा कर दीजिए, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। कुलभूषण जी ने बेटे की तरफ देखा और नाने चले गए। बहुत शांत थे, मानो उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि बहुत जल्द ये सब होने वाला है। माँ से बहुत देर तक बहस करने के बाद बेटे भी अपने अपने दफ्तर चले गए। शाम को जब घर लौटे तो देखा एक ट्रक पर उनका सारा सामान लगा हुआ है और उनकी पत्नियां मुंह लटकाए खड़ी हैं। भागकर पिता के पास गए, पूछा, ये क्या है पिताजी? पिताजी ने कहा, मैंने बंटवारा कर दिया है, ये घर मैंने अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया है, इसलिए ये घर और उसकी पूरी संपत्ति सुधा को देने का फैसला किया है। तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। तुम दोनों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बेटे गिड़गिड़ाते रहे, पर पिता ने उनकी एक न सुनी।
और अपने